नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर अक्सर बहस होती है। क्या भारत प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी समय से पहले उद्योगहीन हो रहा है? आप सोचेंगे कि यह विषय इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश की रीढ़ होती है। यही वो सेक्टर है जो बड़े पैमाने पर रोजगार देता है। यही सेक्टर है जो किसानों को उद्योग से जोड़ता है और सेवाओं के लिए आधार बनाता है। अगर कोई देश मैन्युफैक्चरिंग को समय से पहले खो दे तो उसकी आर्थिक मजबूती और रोजगार सृजन पर सीधा असर पड़ेगा। तो सवाल यही है, भारत के साथ ऐसा हो रहा है या यह सिर्फ एक मिथक है? प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। आमतौर पर किसी भी अर्थव्यवस्था का सफर 3 चरणों से गुजरता है। पहला है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जहां लोग खेती बाड़ी और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था, जब देश फैक्ट्री उत्पादन और तकनीकी क्षमता पर आगे बढ़ता है। तीसरा है सेवाओं की प्रधानता, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, आईटी और अन्य सेवाएं आगे निकल जाती हैं। विकसित देशों में यह सफर धीरे धीरे हुआ, लेकिन कई विकासशील देशों में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा समय से पहले ही गिर गया और सर्विस सेक्टर तेजी से आगे निकल गया। यही कहलाता है प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अधूरी औद्योगिकीकरण के बीच से ही उद्योगहीन हो जाना। उदाहरण के तौर पर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में मैन्युफैक्चरिंग का ग्राफ तब गिरना शुरू हुआ जब उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम थी। नतीजा यह हुआ कि इन देशों में पर्याप्त रोजगार नहीं बन पाए। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा अचानक गिरा नहीं, बल्कि कई दशकों से लगभग स्थिर बना हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि भारत सुरक्षित है? आइए गहराई से देखते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की वर्तमान स्थिति यह बतलाती है कि 2004 से 2005 से लेकर 2019 और 2020 तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी लगभग 17 से 18% के बीच बढ़ी। यानी कोई बड़ी गिरावट नहीं। रोजगार के स्तर पर देखें तो लगभग 5 करोड़ से अधिक लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। औद्योगिक राज्यों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग की पकड़ मजबूत है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत में हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। यह बताता है कि भारत में समस्या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर है। अगर 1993 से 2023 तक का ग्राफ देखें या स्टैट्स देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी में हल्की फुल्की गिरावट और उछाल देखने मिलता है, लेकिन कोई तेज गिरावट नहीं जो यह साबित करे कि भारत समय से पहले उद्योगहीन हो गया। असल में सर्विसेज सेक्टर की तेज वृद्धि के कारण मैन्युफैक्चरिंग तुलनात्मक रूप से छोटा दिखने लगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, रिलेटिव गिरावट का मतलब है कि सेवाएं तेजी से बढ़ी। एब्सोल्यूट गिरावट का मतलब होता कि मैन्युफैक्चरिंग खुद सिकुड़ गया। भारत के मामले में यह रिलेटिव फॉल है, एब्सोल्यूट फॉल नहीं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह लाखों करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है। छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमईज भारत के रोजगार का बड़ा आधार है। असंगठित क्षेत्र की फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो कंपोनेंट्स, यह सब रोजगार जनरेटर हैं। यही कारण है कि भारत में अभी तक जॉबलेस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं देखा गया। भारत बनाम अन्य देशों की तुलना अगर हम करें तो मलेशिया, मैक्सिको और अन्य एशियाई देशों में मैन्युफैक्चरिंग का शिखर जल्दी आया और फिर तेजी से गिर गया। इसके उलट भारत में ग्राफ स्थिर रहा। भारत में अब भी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी और रोजगार दोनों में योगदान दे रहा है। यह संकेत है कि भारत अभी भी इंडस्ट्रियल बेस को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ रहा है। तो गलतफहमी पैदा क्यों होती है? अक्सर लोग जीडीपी शेयर देखकर मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग गिर गया। असलियत यह है कि सर्विसेज सेक्टर की वृद्धि इतनी तेज रही कि उसका हिस्सा जीडीपी में बड़ा हो गया। इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम दिखने लगा, जबकि हकीकत यह है कि मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन और रोजगार लगभग स्थिर है। आगे का रास्ता फिर क्या हो सकता है? अब भारत के सामने चुनौती यह है कि वह मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ स्थिर न रखे, बल्कि उसे और आधुनिक बनाए। नए सेक्टर जहां भारत को मौके मिल सकते हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी, रक्षा उत्पादन यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी उपकरण, मेडिकल डिवाइसेस और फार्मा। सरकार की पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी से इन सेक्टरों को बल मिल सकता है। अब भारत इन अवसरों को पकड़ लेता है तो अगले 10-20 सालों में यह दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि भारत समय से पहले उद्योगहीन नहीं हुआ,
मैन्युफैक्चरिंग स्थिर रही और रोजगार भी बना रहा। हाँ, क्षेत्रीय असमानताएं और वैल्यू एडिशन की चुनौतियां जरूर हैं। असली सवाल यह है कि भारत अपनी इंडस्ट्रियल क्षमता को कितनी तेजी से हाईटेक और वैल्यू एडेड बना पाता है। यही तय करेगा कि आने वाले दशक में भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा या नहीं। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें किसी भी तरह की निवेश सलाह या सरकारी नीति पर राय शामिल नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे एक शैक्षिक सामग्री की तरह लें। धन्यवाद।